हाँ सो देखो, ये थोड़ा वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था जिसकी वजह से वो छोटा सा वीडियो बन पाया है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो सल्फोनीकरण की बात कर रहे थे अपन। सल्फोनेशन बोल सकते हैं, सल्फोशन बोल सकते हैं, दोनों बोला जा सकता है इसको। आप इसको सल्फोनेशन भी बोल सकते हो इंग्लिश में। आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या कराना होगा, देखो सल्फोनीकरण का मतलब क्या है, सल्फोनेशन का मतलब क्या है कि आप ये ग्रुप ऐड कर दो, SO3H ग्रुप। ठीक है, ये आपके सल्फोनिक ग्रुप होता है, या सल्फोनिक अम्ल, जो सल्फोनिक एसिड का ये ग्रुप होता है। सब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH होता है, और यहाँ पे होता है इसके ऊपर सल्फर के ऊपर प्लस। सो इस कारण ये किसकी तरह बिहेव करता है आपके, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। देखो ये जो ग्रुप है, आप चाहो तो किससे मिल सकता है आपको, इसको आप ऑब्टेन कर सकते हो इजीली, किससे, फ्रॉम H2SO4। जिससे आप बेंजीन जो आपके पास रिंग होती है, या फिनॉल जो होता है, जब उसका आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उसमें यूज़ करते हो, उसमें जब सल्फोनेशन रिएक्शन कराते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि अपन H2SO4 की हेल्प से सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण की अभिक्रिया कराते हैं। बट पायरोल की केस में आपके H2SO4 नहीं चलेगा। इस केस में अपन को थोड़ा सा एक अलग केमिकल या अलग कंपोनेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर सल्फोनेशन, पायरोल के सल्फोनेशन के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप यूज़ करोगे पिरिडीन सॉल्वेंट की फॉर्म में। ठीक है, पिरिडीन यूज़ करोगे। देन आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे SO3। ये है आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड के प्रेजेंस में आपके ये जो पायरोल है वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, सल्फोनेशन रिएक्शन शो करेगा। अभी मैं सबके डिटेल्ड मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर भी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, कि SO3 आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, सल्फोनेशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। देन यहाँ पर ये हो गया सल्फोनेशन, यहाँ पे आपके ऐड हो जाएगा कौन, SO3H ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, इसका जो नाम होगा वो होगा आपके पायरोल टू सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम होगा, पायरोल टू सल्फोनिक एसिड। अब इसका नाम ऐसे क्यों लिखा है, तो देखो सल्फोनिक जो एसिड है या सल्फोनिक अम्ल जो है उसको हमेशा लास्ट में ही लिखते हैं ना, उसको आगे नहीं लिख सकते, उसको हमेशा सफिक्स में ही लिखा जाता है, प्रीफिक्स में नहीं लिखा जाता। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि सल्फोनिक एसिड को लास्ट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह से इसका नाम अपन लिखेंगे। देखो आप समझना चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो, सल्फर ट्राईऑक्साइड है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड कॉम्बिनेशन में रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रिपल बॉन्डेड कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर पिरिडीन की प्रेजेंस है, तो सल्फ़र के पास क्या है, यहाँ पर आपके सल्फ़र पर तो पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली, है ना। और साथ में यहाँ पर तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो ये आपके किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और ये न्यूक्लियोफाइल आपके अटैक करेगा किस पर, जो पायरोल है उसके जो कार्बन है ना, सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन के कार्बन, उस पर जाके अटैक कर देगा। अटैक होने के बाद एक आयन का फॉर्मेशन होगा, उस आयन में क्या होगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। और वही जो H+ यहाँ से, जैसे इस पायरोल के ऊपर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ से जो H+ निकलेगा वो H+ किससे ऐड हो जाएगा, वापस SO3 से ऐड हो जाएगा, है ना, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, SO3H का फॉर्मेशन कर लेगा। सो इस टाइप से आपके बनते हैं क्या, सल्फोनेशन की रिएक्शन होती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्या कि क्योंकि सबके डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, जिसके मैकेनिज्म होंगे वो उसके अपन स्टडी करेंगे, है ना। यहाँ के सबके डिटेल मैकेनिज्म अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। सो नेक्स्ट अपन रिएक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो है आपके हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब हेलोजनीकरण। हेलोजिनेशन का मतलब इजीली समझते हो कि हेलोजन जो एटम है उसका ऐड होना। हेलोजन एटम मतलब X से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया,
आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, इस तरह के जब एटम ऐड हो जाएंगे आपके पायरोल की रिंग पर, तो उसको अपन बोलेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। सो यहाँ पर ये आपके पास पायरोल ले लेते हैं, ये पायरोल, और ये पायरोल के ऊपर आप ये होगा, ठीक है। अब आपका इसको हेलोजिनेशन कराना है तो क्या करेंगे, देखो। सो हेलोजिनेशन के लिए सिंपल, जैसे मुझे ब्रोमिनेशन कराना है तो मैं ब्रोमीन यूज़ कर लिया और उसके साथ साथ मैं यूज़ करूँगा एथिल अल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर ये यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन होगी, और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन से आपके पायरोल पे जितने हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय ब्रोमीन। पायरोल पे जितने हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन मतलब जैसे ही इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, इस पर हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस कर देगा कौन, ब्रोमीन इसको रिप्लेस कर देगा, और उसकी जगह कौन आ गया, आपके ब्रोमीन आ गया, ठीक। तो इस तरह से रिएक्शन होगी और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके ये ब्रोमिनेशन की रिएक्शन होगी। इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन भाई, इसको तो 1 करेंगे, इसको 2, 3, 4 एंड 5, तो क्या नाम लिख सकते हैं इसका, इसका नाम हो जाएगा 2, 3, 4, 5 टेट्रा, सॉरी टेट्रा, टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो पायरोल, है ना, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस टाइप से ब्रोमिनेशन। अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हो क्लोरीनेशन की, क्लोरीनेशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे आपको H2Cl2 का, है ना, H2Cl2 का आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। थायोक्लोराइड बोल सकते हो आप इसको, इसका यूज़ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर पायरोल के जितने भी हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस हो जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। अब ये काफ़ी याद करने वाली बात होगी कि रिएक्शन थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं है अपने पास। और यहाँ पे हो जाएगी +I2, ठीक है, सॉरी +I का यूज़ करेंगे पोटेशियम आयोडाइड की प्रोसेस में, और इस अपन इसका यूज़ करते हैं। मतलब आपको यहाँ दिख रहा है जो ये हाइड्रोजन, आपने पोटेशियम आयोडाइड और आपने वाटर का यूज़ किया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूसरा क्या रिलीज होगा, आयोडीन, और यही आयोडीन आपके जो पायरोल है उस पायरोल का क्या कर देगा, हेलोजिनेशन कर देगा, है ना, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, आयोडीन ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ब्रोमीन ने कर दिया, तो यहाँ पर क्या आपके निकलेगा, 4HBr सेपरेट होगा। यहाँ पे क्या सेपरेट होगा, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ Cl आएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए ना, हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गए हैं, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया है। यहाँ पे क्या आएगा, 4HCl बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 4Hi बनेगा। तो इस टाइप से आपकी हेलोजिनेशन की रिएक्शन होती है। फ्लोराइड की अपन नहीं पढ़ते हैं, आपने कभी भी हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी तो उसमें फ्लोराइड के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि फ्लोराइड का क्या होता है कि वो हाईली रिएक्टिव होता है, और दूसरी बात है कि उसकी जो एटॉमिक साइज़ है वो काफ़ी छोटी होती है, तो वो कार्बन से कंबाइन नहीं हो पाता है ना, वो मतलब वो अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इतना एटम साइज छोटा होने के कारण जब भी कार्बन से कंबाइन हो जाएगा तो वो क्या होता है, उससे रिपल्शन फील करता है उससे। तो ये आपके होगी हेलोजिनेशन की रिएक्शंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये तो बेसिक सी रिएक्शन थी, नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनेशन, है ना, हेलोजिनेशन, बेसिक सी रिएक्शन। जो इंपॉर्टेंट है मैंने थोड़ा कल आपको एक्सप्लेन किया था, जो थी आपके गाटरमान थी, फ्रीडल क्राफ्ट थी, उनके बारे में मैंने वो थोड़ा आपके ज़्यादा बेटर और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है आपके राइमर-टीमान, है ना, राइमर-टीमान रिएक्शन। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो 12th क्लास में, आपने अच्छे से स्टडी किया होगा कि राइमर-टीमान रिएक्शन क्या होती है। राइमर-टीमान रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो आप क्या करते हो, फॉर्मुलेशन, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करने के लिए भी आप ये रिएक्शन यूज़ करते हो, फॉर्मुलेशन के लिए रिएक्शन यूज़ होती है। दूसरा कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलीकरण के लिए भी ये अभिक्रिया यूज़ होती है ना। बस दोनों में चेंज क्या होता है, अगर आपको फॉर्मुलेशन मतलब आपको एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अलग केमिकल यूज़ करते हैं, और आपको अगर यूज़ करना हो क्या, जैसे मैं डिटेल में बताऊँ, फॉर्माइलेशन इंग्लिश में इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे फॉर्मुलेशन, इंग्लिश में आप बोलना चाहो फॉर्माइलेशन। और एक होता है
कार्बोक्सिलेशन। दो टाइप की होती है राइमर-टीमन रिएक्शन है, फॉर्मेलेशन और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर्मेलेशन की बात करते हैं अपन। सो इसमें अगर मुझे फॉर्माइलेशन में कौन सा ग्रुप ऐड करते हैं भाई, एल्डिहाइड। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना चाहो, है ना, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप किसको ऐड करते हो, एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करते हो, तो उसको अपन बोलते हैं फॉर्माइलेशन। और जब आप उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके या कोई एटम मॉलिक्यूल को रिमूव करके आप उसमें ऐड करते हो कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, है ना, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो क्या करते हैं इसमें, दोनों का तरीका लगभग सेम है, बस केमिकल थोड़े से अलग अलग है। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी फॉर्माइलेशन के बारे में। सो अगर आप चाहते हो कि आपका ये पायरोल है, यू हैव ए पायरोल, और आप चाहते हो कि इस पायरोल पे मैं क्या ऐड कर दूं, कि मुझे इस पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करना है। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। सो क्या करूँगा मैं, तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊँगा क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। और वो बेसिक कौन होगा आपके, पोटेशियम, जैसे आपने यूज़ कर लिया पोटेशियम हाइड, आप चाहो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हो, पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ठीक, ये आपका है क्लोरोफॉर्म, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉम्बिनेशन, इसका सॉल्यूशन अपन यूज़ करेंगे और पायरोल की इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपकी फॉर्माइलेशन की रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है, इस पर थोड़ा डिटेल में अपन इंटर करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्लोरोफॉर्म दिख रहा है CH, और इससे 3 क्लोरीन अटैच्ड होंगे इस टाइप से आपके, है ना, हाइड्रोजन को इधर बना देता हूँ ये, और ये रिएक्शन करेगा किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। भाई यहाँ से एक क्लोराइड निकल जाएगा किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। और आपके यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बिन का। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा। ये आपके पास है हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास 3 क्लोराइड अटैच्ड हैं इस तरह से, ठीक है, और इसकी रिएक्शन होती है किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। देखो यहाँ पर क्या, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इससे होता क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में इजीली रिमूव हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो कार्बन के पास एक ही ऑप्शन है कि वो किससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में रिलीज होता है, H+ की फॉर्म में। अब H+ की फॉर्म में रिलीज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स किसके पास रहेंगे, कार्बन के पास। ठीक, तो नेक्स्ट कुछ इस तरह से आपके होगा कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास हैं इस तरह से, और आपके एक H2O रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। और यहाँ से H2O कैसे रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन जो था ये अटैक कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ से H2O को रिमूव कर देगा, और आपको क्या मिलेगा, एक पोटेशियम K+ मिलेगा। अब इस पोटेशियम प्लस की वजह से आपके एक और क्लोरीन, क्यों, क्योंकि क्लोराइड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, उस पर प्लस आ गया है, तो ये क्या करता है, एक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, और आप किस में चेंज हो जाता है, रिएक्शन करेगा इसके साथ, और -KCl हो जाएगा, एक और पोटेशियम क्लोराइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और पोटेशियम क्लोराइड रिलीज होने के बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कौन ले गया भाई, क्लोरीन ले गया। तो कुछ इस तरह से आपके एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें आपके पास जो कार्बन होता है उसकी एक वैलेंसी तो वेकेंट होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़रूर होते हैं कार्बन के पास, है ना, पर ये इसका बॉन्ड कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। और इस टाइप का जो ये इंटरमीडिएट होता है, इस इंटरमीडिएट को अपन बोलते हैं कार्बिन। ये आपका कौन सा इंटरमीडिएट है, दिस इज योर कार्बिन। और आप अगर ध्यान से देखो तो इस पर जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव भी होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी इसलिए होगी क्योंकि क्लोराइड गया, इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन जरूर हैं, जो कौन देके गया, हाइड्रोजन के, बट यहाँ से क्लोराइड चला गया और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इसके पास ओवरऑल कमी आ गई। आप गिनो, देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, भाई कार्बन के पास कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके अष्टक कंप्लीट होगा, उसका ऑक्टेन कंप्लीट होगा, बट अभी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, तो ये आपके स्टेप फर्स्ट है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की, दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ये स्टेप फर्स्ट।
अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैं स्टेप फर्स्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ और स्टेप सेकंड पे आ रहा हूँ। अब आपके कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ, स्टेप सेकंड में क्या होगा? सेकंड स्टेप में अपन को पता है कि जो पायरोल है, पायरोल में रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे आएंगे, है ना। और इस पोजीशन के कारण आपके जो कार्बिन है वो इस पे अटैक करेगा आकर, और कार्बिन अटैक करने के बाद अटैच हो सकता है इजीली कहाँ पर? यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे ये आपके कार्बिन है ना, ये कार्बिन आया, इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास पॉजिटिव, तो ये वाला हिस्सा तो क्या होगा? नेगेटिव बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा? भी पॉजिटिव बनेगा। अब देखो, जब कार्बिन अटैक करेगा तो कार्बिन क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, इस पर आके अटैक कर दिया कार्बिन ने, ठीक। पर यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, एक तो ये प्लस और माइनस तो आपको दिख ही रहे हैं, ये तो आपस में कनेक्ट, यहाँ तो बॉन्ड बन जाएगा, पर एक बॉन्ड इस कार्बन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी बनेगा, है ना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इजीली किसको डोनेट कर सकता है? आप इसके पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो क्या बनने वाला है? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा आपके पायरोल का। यहाँ पर ये, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज इट इज थे, अब एक बॉन्ड तो यहाँ पे बना लिया कार्बिन ने, और एक यहाँ पे बना लिया, और दो क्लोराइड इससे अटैच्ड हैं अभी भी, और यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन पता है आपको है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इस टाइप का नेक्स्ट आपके स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके फॉर्मेशन होगा। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास क्या अवेलेबल है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो है ही, यू हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? OH है आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या है आपके पास? OH है। तो इसके जो OH होते हैं ये अटैक करते हैं किस पर? हाइड्रोजन पर। जैसे इसने इस हाइड्रोजन पर अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद क्या होगा यहाँ पर कि आपके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा नेक्स्ट। सो देखो क्या होगा, ये वाला जो OH है ये इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहाँ पर? यहाँ पर, है ना, ये रिंग के अंदर, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे? यहाँ पर शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पर। अब जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन, ये पूरा हाइड्रोजन दिख रहा है, ये आपके पूरा के पूरा आके कनेक्ट हो जाएगा किससे? इस कार्बन से आके कनेक्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा आपके, या नेक्स्ट आपके स्टेप में क्या होगा ये कि भाई यहाँ से ये था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा इसने, और CH और Cl2 तो थे इसके पहले कंबाइंड, Cl2 थे, है ना, और एक OH मॉलिक्यूल, कौन सा? सॉरी -H2, एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर सेपरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद दोनों क्लोराइड को निकाल लेगा वहाँ से, दोनों क्लोराइड को वहाँ से। देखो यहाँ पर ये बात समझनी है कि पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम इस क्लोराइड को यहाँ से रिमूव क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आपका ये जो कार्बन है वो इससे भी कनेक्टेड है, वो इससे भी जुड़ा हुआ है, कार्बन ने इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, उस कार्बन से भी कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह की कंडीशन है। बट सेकंड ये सिस्टम में क्या है कि कार्बन आपके सिर्फ एक ही, मतलब आपके किससे कंबाइंड है? इससे कंबाइंड है। अब ये जो कार्बन है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है ये तो sp3 हो गया है, कौन सा? sp3 है, ये भी sp3 है, बट ये वाला कार्बन आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा आ गया? sp2 हो गया। अब ये वाला जो कार्बन है आपके, वो किससे कंबाइंड हो गया? sp2 से कंबाइंड हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो क्लोराइड, तो ये कार्बन क्या कर रहा है? क्लोरीन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन क्या करेंगे? इजीली बाहर निकल जाएंगे, इस पर पोटेशियम अटैक करेगा, पोटेशियम अटैक करके आपके -2 KCl हो जाएगा, और -2 KCl होके आपके कुछ इस तरह से नेक्स्ट स्टेप होगी, और वो होगी कि आपके इस कार्बन से एक हाइड्रोजन तो कंबाइंड था, और दो क्या कंबाइंड हो गए? OH ग्रुप कंबाइंड हो, इस तरह से, ठीक है, ये OH ग्रुप कंबाइंड। अब आगे क्या होगा? देखो कभी भी ध्यान रखना, जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन पर, मैंने पहले भी कुछ ही दिन पहले अपन ने रिएक्शन की स्टडी की थी, उस पर भी मैंने बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे, मैं ऊपर वाली स्टेप पूरी इरेज कर रहा हूँ, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप है तो वो कभी रह नहीं सकते एक साथ। क्यों? क्योंकि दो बहुत बड़े ग्रुप होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एनर्जी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से क्या होगा? H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, किसी इधर ट्रांसफ़र करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि भाई H2O, ये नाइट्रोजन,
ये H और यहाँ से कंबाइंड हो गया ये, और यहाँ पे बन गया CH तो था ही और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो भाई ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और इस तरह से आपने क्या कंबाइंड कर दिया, इस पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, फॉर्मुलेशन की रिएक्शन हो गई। और इसको अपन कहेंगे 2-फॉर्मिल पायरोल, नहीं इसे बोल सकते 2-फॉर्माइल पायरोल। ठीक है, तो आप फिर से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैंने स्टेप टू स्टेप आपको बताया है। बिल्कुल लॉजिकल चलना, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिएगी और थोड़ा लॉजिक का यूज़ करेंगे तो इजीली रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आपके है राइमर टीमैन की फॉर्मुलेशन रिएक्शन।